2024 का चुनाव ख़त्म हो चुका है। आप सभी के सामने नतीजे आ चुके हैं। मैंने आपको कई वीडियोस में पहले भी ये बात बोली थी कि जब भी आप भारत को एक विश्व तौर पर बड़ा देश देखते हैं तो आपको एक चीज़ समझनी है कि आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। इस ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में दूसरे देशों के इंटरेस्ट आपके साथ जुड़े हुए हैं। जितना व्यापार आप उनके साथ करेंगे, उनकी अर्थव्यवस्था उसी हिसाब से चलेगी। अगर उनकी अर्थव्यवस्था आपके ऊपर निर्भर है तो जाहिर सी बात है कि उनका इंटरेस्ट आपकी राजनीति में बहुत गहरा होगा। पिछले 10 साल से ये कहना गलत नहीं होगा कि चाहे वो अमेरिका हो या वेस्ट के दूसरे देश हों, उन सभी ने भारत के साथ व्यापार करके बहुत धड़ल्ले से पैसा कमाया है और पैसा बनाया भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब से भारत ने खास करके कोरोना काल के बाद जब ये नया नारा दिया था कि अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे और अब हम दूसरे देशों के लिए प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, और जब भारत ने मेक इन इंडिया का नारा देते हुए ये बात बोली थी कि मेक इन इंडिया के तहत वी विल ऑल्सो मेक फॉर द वर्ल्ड, तब एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि ये जितने भी बड़े देश थे खास करके वेस्ट में, जो अभी तक केवल ग्लोबल सप्लायर्स थे गुड्स के, जो हमारे को निर्भर रखना चाहते थे कि आप सिर्फ खरीद फरोख्त का काम हमसे कीजिए, बाकी बनाने का काम हम करेंगे, तो उनको एक डर लगा। उनको अब ये डर लगा कि यदि भारत जैसा एक प्लेयर इमर्ज होकर आ जाता है और भारत अगर आज की डेट में खड़े होकर ये बात बोलता है कि हम भी प्रोडक्शन सेंटर ग्लोबल लेवल के बनेंगे और ग्लोबल लेवल की प्रोडक्शन को हम भी करेंगे, तो इस परिस्थिति में इन लोगों को एक डायरेक्ट अपफ्रंट चैलेंज था। इसी रीज़न से आप देखिए कि 2022-23 से इन देशों का व्यवहार भारत को लेकर किस प्रतीक बदलने लगा। ये बात कई वीडियोस में मैं आपके साथ पहले भी कह चुका हूँ कि जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पिछले 2 साल में खास करके अमेरिका, कनाडा और भारत के बीच में और यूरोप के बीच में जितने भी भारत के साथ रहे, उनको आज की डेट में दोहराने की आवश्यकता है। अगर आप देखें तो अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी भारत को बदनाम करने में कि भाई पन्नू जैसे इररिलेवेंट इशू को उठाकर उसको एक बहुत बड़ा नैरेटिव बनाने की। उसी के साथ कनाडा ने उसी पर्टिकुलर नैरेटिव को बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जब उसने निज्जर का इशू उठा लिया। यूरोप के कई देश इसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर भारत के खिलाफ टिप्पणियां देते रहे। तो एक चीज़ तय थी, पिछले 1-2 सालों में इन देशों में एक डिस्कम्फर्ट बढ़ रहा था। इन देशों में ये था कि भारत में हमें रेजीम चेंज करने की आवश्यकता तो नहीं है, तो इस प्रकार से कोई नैरेटिव ग्राउंड पे ना चलाया जाए, लेकिन नैरेटिव ऐसा ज़रूर चलाया जाए कि 2 पैरेलल नैरेटिव खड़े हो जाएं। एक जगह पर भारत में जब पिछले 8 से 10 सालों में एक नेशनलिज्म का नैरेटिव बन रहा था, तो उसी नेशनलिज्म के नैरेटिव के साथ एक पैरेलल नैरेटिव शुरू हुआ पिछले 1 से 2 सालों में कि भारत में जो है हमें पिछड़ी जातियों से लेके बाकी जितनी भी विभिन्न प्रकार की जातियां जो भारत को एक देश बनाती हैं, उन सारी जातियों को उनका हक दिलवाना चाहिए। तो ये जो 2 नए पैरेलल नैरेटिव्स आए कि एक जगह पर नेशनलिज्म का नैरेटिव और एक जगह पर ये जो कास्ट नैरेटिव था, इसने भारत की पूरी शक्ति को तोड़ दिया। और इस शक्ति का टूटना कि भाई जो ये कन्फ्यूजन लोगों के मन में पैदा हुई, इसका नतीजा आज आपको चुनावी प्रक्रिया के बाद चुनावी रिजल्ट्स में भी देखने को दिखता है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले के कई वीडियोस में ये बात बोली थी कि भारत के अंदर किसी प्रकार का रेजिम चेंज ये लोग नहीं चाहेंगे। उसका रीज़न ये भी है कि इनको भी पता है कि इनको धंधा करना है, व्यापार करना है। इनका एक ही उद्देश्य था कि ये रेजिम का डिग्रेडेशन करना चाहते थे, और इस रेजिम डिग्रेडेशन में ये लोग अब कामयाब रहे। देखिए, भाजपा आज की डेट में अपने बल पे 272 की मेजॉरिटी लेके नहीं आ पाई है। अब उसको सहयोगियों के ऊपर निर्भर होना है। खैर, इसमें कोई बुरी बात नहीं, कोलिशन पॉलिटिक्स वापस आ रही है, कोलिशन पॉलिटिक्स दोबारा आएगी। कई लोग जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका मानना ये है कि नहीं, कोलिशन पॉलिटिक्स जो है वो अच्छी है कि उसमें कंट्रोल्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेज रहते हैं। कई लोग उसके विपरीत बात करते हैं। हमें उस नैरेटिव में नहीं जाना कि जो जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं। हमें एक चीज़ समझनी है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है, आज की परिस्थिति क्या है। आज इस समय परिस्थिति देश की ये है कि भाजपा को 2 सहयोगियों के ऊपर निर्भर होना है। एक सहयोगी है चंद्रबाबू नायडू टीडीपी का, दूसरा सहयोगी है नीतीश कुमार जेडीयू का। आप एक चीज़ को समझिए, ये जो दोनों के दोनों सहयोगी हैं, इनका अगर आप पूर्व इतिहास देखते हैं, ये पूर्व इतिहास के तहत भाजपा के साथ कभी भी आइडियोलॉजिकल लेवल पर सहयोगी नहीं रहे हैं। ये हमेशा से मौकापरस्त लोग थे। इनका रिलेशन हमेशा से ट्रांजैक्शनल रहा है, और इस ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में हमें एक चीज़ समझनी है कि जो आपके साथ आइडियोलॉजिकल सहयोगी नहीं है, वो कितने समय तक आपके आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ को सपोर्ट करेगा। देखिए, इस बात में कोई गलती नहीं है। आज की डेट में आंकड़ों के मुताबिक भाजपा देश की सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके पास 240 सीटें हैं भारत की पार्लियामेंट में अप्रोक्सीमेटली। इस केस में एक चीज़ तो तय है कि डोमिनेंट
अगर मान लीजिए कि एजेंडा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस समय संसद के अंदर बैठ के अपना ला सकती है तो वो केवल भाजपा है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक उसके पास शॉर्टेज है, उसके लिए उसको सहयोगियों की आवश्यकता है। अब इन सहयोगियों के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्योंकि विचारधारा के सहयोगी नहीं हैं, ये सहयोगी हमेशा से मौकापरस्त थे। इन्होंने भाजपा के साथ या कांग्रेस के साथ या दूसरी किसी भी राजनीतिक शक्ति के साथ सिर्फ और सिर्फ मौकापरस्त लेवल पे रिलेशनशिप रखा है। सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में ये देश को क्या दिशा दे पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात, एक पॉइंट पे डिसएग्रीमेंट होता है और वो पॉइंट को समझिए। भाजपा, उसकी जो विचारधारा है वो पहले दिन से इस पॉइंट पर अड़ी हुई है कि भाजपा की विचारधारा कहती है कि हम धर्म के नाम पर किसी भी संगठन को या किसी भी ग्रुप को रिजर्वेशन नहीं देंगे। आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए, ये भाजपा की विचारधारा है। लेकिन अब आप एक चीज़ को ये देखिए कि टीडीपी जो है, चंद्रबाबू नायडू वाली जो पार्टी है, उसको सत्ता मिली है आंध्र प्रदेश में इसी पॉइंट पे कि वो मुसलमान वर्ग को 4% आरक्षण धर्म के नाम पर प्रोवाइड करेगी। अब सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट इस पॉइंट पे यहाँ पर आपके सामने है। कल को यदि मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू की पार्टी इस चीज़ के ऊपर फोकस करती है कि भाई हमें अगर 4% रिजर्वेशन धर्म के नाम पर देनी चाहिए, तो ये एक विचारधारा की लड़ाई होगी। इस विचारधारा की लड़ाई को आप हल्का मत लीजिए, इस विचारधारा की लड़ाई को एक बड़े नैरेटिव में देखिए। भाजपा की जो विचारधारा है, भाजपा ने 2 चीज़ें बड़ी सक्षम तरीके से बोली हैं कि पहला, 2024 से लेकर 2029 के पीरियड में हमें 2 बड़े काम करने हैं। सबसे पहला काम है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 44 के तहत प्रोवाइड किया गया है, उसको लागू करना है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में जब सारे पर्सनल लॉज यूनिफाई हो जाएंगे एक कॉमन सिविल कोड में, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सारे धर्मों के सिविल कोड यूनिफाई होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि इस पॉइंट पर तेलुगु देशम पार्टी की और जनता दल यूनाइटेड की क्या स्टैंड रहेगा। क्या जेडीयू और टीडीपी इस पॉइंट पर अलाइंड रहेंगे, ये एक आने वाला समय ही बताएगा। दूसरा, आप एक चीज़ को ये भी समझिए कि भारत के केस में भाजपा ने जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ बोली है वो ये है कि हमें एनआरसी को लागू करना है। इस एनआरसी को लागू करके हमें आइडेंटिफाई करना है, पूरे देश के अंदर लोगों की नागरिकता की वेरिफिकेशन करनी है। इस प्रोसेस में क्या आज की डेट में ये दोनों सहयोगी इस विचारधारा से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, ये भी आने वाला समय बताएगा। आपको एक चीज़ ये समझनी है कि यदि आने वाले समय में किसी भी प्रकार से अगर ये 2 सहयोगी इस विचारधारा के साथ नहीं जुड़ते, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि इस कोलिशन धर्मा के अंदर देश कमज़ोर होगा, देश की राजनीति अफेक्ट होगी। जितने भी ये छोटे छोटे एलाइज हैं, बार बार ये कोशिश ये करेंगे और कोशिश करके ये बोलेंगे कि यदि आपने हमारे साथ सहयोग नहीं किया तो हम करवट पलट लेंगे, हमें करवट पलटने में दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी ओर इनको जो दूसरा ग्रुप है इंडिया अलायंस, वो यहाँ पर आज की डेट में इनको खुलेआम से वेलकम करने के लिए बैठा है। तो आप एक चीज़ को समझिए, हमें एक लार्जर पिक्चर समझनी है। अमेरिका, यूरोप के देश, चीन, इनके इंटरेस्ट के नज़रिए से, इनके हितों के नज़रिए से देखिए कि भारत में क्या हो रहा है। भारत में कोलिशन पॉलिटिक्स के तहत एक कमज़ोर सरकार रहेगी। ये कमज़ोर सरकार हमेशा सहयोगियों पर निर्भर रहेगी कोई भी मजबूत कदम उठाने में। इसकी वजह से क्या होगा, एक ग्लोबल लेवल पे सेंटीमेंट बैठेगा कि भारत की सरकार बड़ी वोलेटाइल है, कभी भी गिर सकती है, कभी भी यहाँ पासा पलट सकता है। इसका खमियाजा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा खमियाजा ये होगा कि अमेरिका के जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन व्यापारियों के अंदर एक मैसेज जाएगा कि भाई यहाँ पर जब सरकार ही स्थिर नहीं है, भगवान जाने कि कब कौन सी सरकार दूसरी पलट के आ जाए, उस केस में कोई भी व्यापारी अपना पैसा भारत जैसे देश में नहीं लगाएगा। आप चीज़ को समझिए, इन तीनों देशों के हित में एक चीज़ ये है कि भारत में लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना आए, क्योंकि अगर भारत में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता है तो भारत की जो नीतियां हैं उसके तहत हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको भी बढ़ावा देना पड़ेगा, और उस बढ़ावे के साथ साथ उनके सहयोग के थ्रू आपको काम करना पड़ेगा। आज की डेट में जितने भी बड़े व्यापारी हैं
इस चीज़ के बड़े खिलाफ हैं, और क्योंकि वो इस चीज़ के खिलाफ है तो जाहिर सी बात है कि वो इस चीज़ में सहमति नहीं बताएंगे। तो आप चीज़ को देखिए कि आने वाले समय में जब दुनिया के बड़े बड़े व्यापारी भारत के अंदर पैसा नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जीडीपी नहीं बढ़ेगा। और यदि आने वाले समय में जीडीपी नहीं बढ़ेगा इस चीज़ को लेके कि भारत एक पॉलिटिकली वल्नरेबल देश है, यहाँ पर सहयोगी कभी भी करवट पलटने की धमकियाँ देते रहते हैं, इस केस में एक चीज़ ज़रूर होगी कि भारत की जो ग्रोथ रेट है अगर वो नहीं बढ़ेगी तो उससे भारत के जो बड़े सारे इश्यूज़ हैं डेवलपमेंट के एसोसिएटेड, उनका कोई भी हल नहीं आ पाएगा। और जब भारत वापस से इस कमज़ोर परिस्थिति में आ जाएगा तो इस केस में अमेरिका और यूरोप जैसे देश अपनी कंपनियों को ये इनकरेज करेंगे कि भारत में जाने के बजाय साउथ कोरिया, वियतनाम या जापान जैसे देशों में जाओ, वहाँ पर पैसा लगाओ, वहाँ पर पूंजी लगाओ, ताकि उस पूंजी से आप उन देशों में व्यापार कर पाओ। इससे जब भारत कमज़ोर होगा, उसी भारत की कमज़ोरी के सामने चीन अपना दबदबा बढ़ाएगा। अमेरिका खड़ा होकर बोलेगा कि देखिए मैं तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि आपके यहाँ पर तो एक राजनीतिक स्थिरता ही नहीं है, और ये स्थिरता ना होने के कारण हमें मत बोलिए जब तक आपके खुद के मसले सॉल्व नहीं हो पा रहे। तो आज की परिस्थिति में आने वाला समय कोई बहुत अच्छा दिखने को नहीं दिख रहा है। आने वाला समय, क्योंकि ये जो एक फॉल्ट लाइन जिसको नेशनलिज्म वर्सेस कास्ट का एक्सपेंशन हुआ, और आज की डेट में ये चीज़ जो खुल के सामने आ गई, इस खुल के आने के बाद अब चीज़ आगे क्या होगी ये पता नहीं। अच्छा, कई लोग ये बात बोलते हैं कि जो जेडीयू है उसने बिहार में कास्ट सेंसस कराया था, तो यानी कि वो ऐसा बोलते हैं कि भाई वो भी कास्ट सेंसस की मांग करेंगे। कास्ट सेंसस के खिलाफ भाजपा पहले दिन से रही है। अब अगर भाजपा कास्ट सेंसस के खिलाफ रही है और उसका एक सहयोगी दबाव डाले कि कास्ट सेंसस किया जाए, तो उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई भाजपा उस चीज़ को कैसे लेकर रिएक्ट करेगी। तो आप देखिए कि दबाव की राजनीति बढ़ने जा रही है। मजबूत निर्णय जो कि देश को आगे बढ़ाने वाले निर्णय थे, मजबूत निर्णय लेने में अब कठिनाई आएगी। ये कैसे मिटिगेट होगा ये समय ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ तय है कि ये जो बड़ी शक्तियाँ चाहती थीं, जो उनका उद्देश्य था कि रेजीम का चेंज ना हो लेकिन डिग्रेडेशन हो, और डिग्रेडेशन भी इस लेवल का हो कि इसके बाद भारत खड़े होकर ऐसी बात ना कर पाए कि हम भी ग्लोबल लेवल पे प्रोड्यूसर बनेंगे, वो चीज़ करके उसको ख़त्म करने में ये लोग कामयाब हो गए। क्योंकि अब हमारे देश में राजनीतिक लेवल पर इतनी स्थिरता नहीं है कि हम एक क्लियर कट थॉट प्रोसेस से देश को आगे बढ़ा पाएँ। इस प्रोसेस में एक चीज़ ज़रूर होगी कि देश का विकास स्लो डाउन करेगा, और ये बड़ी शक्तियों का यही उद्देश्य था कि ये देश अपने ही राजनीति में बिजी रहे, अपने ही राजनीतिक इश्यूज में चर्चा में रहे, ताकि ये राजनीति के खिलाफ और राजनीति को बचाने के सहयोग में इतनी चर्चाओं में व्यस्त हो जाए कि इस पर्टिकुलर डिबेट के दौरान जो विकास का नैरेटिव था, जो ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देने का नैरेटिव था, वो पूरा का पूरा वैनिश हो जाए। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ये मेरा पर्सनल एक ओपिनियन था इलेक्शन को लेके। हो सकता है कि आप लोग इस पर्टिकुलर ओपिनियन से मेरे सहमत ना हो। खैर, सहमति असहमति सबकी अपनी अपनी पर्सनल राय है। तो ये मेरा ओपिनियन था, और आपका ओपिनियन मेरे से विपरीत भी हो सकता है या मेरे साथ भी हो सकता है। जैसा भी हो, मैं आपको अपना ओपिनियन कन्वे करना चाहता था, जो मैंने इस वीडियो के तहत आपको किया। धन्यवाद।